कि बस दिन रात मेहनत करते रहो, एक दिन रोल बदल देंगे। और टेंशन मत लो स्टूडेंट, 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में माहौल बदल देंगे। तो स्टूडेंट अगर आप भी 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ कर लेकर आया हूं ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हिंदी के मैराथन क्लास पर वीडियो बनाइए, तो आज हम 18 फरवरी हिंदी के पेपर में पूरे के पूरे 50 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पेपर तो 100 नंबर का होता है, आप 50 नंबर ही क्यों कंप्लीट कराएंगे। देखो आज के इस वीडियो में हम पूरे हिंदी का जो खंड का है ना, खंड का को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। भैया अंतिम मौका है आपके पास, मार दो चौका और अब दिन रात एक करना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे ना जब आपकी नींद अधूरी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 7 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें 4 टॉपिक जो है ना 100% फिक्स है, मतलब वो आपके हिंदी के पेपर में आता ही आता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मतलब हम पूरा खंड का इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ये 10 नंबर के आते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में गद्यांश को भी पढ़ेंगे। देखो भैया मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, अगर आप 17 फरवरी को आधी रात को भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो देखकर जरूर जाना भैया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे गद्यांश को सॉल्व करना है, कैसे 10 नंबर का पद्यांश सॉल्व करना है, लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, कवि का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, ठीक है, कहानी कैसे लिखनी है, और खंड काव्य। टोटल अगर ऐड करो बच्चों ना तो 50 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। भैया थोड़ा समय निकालकर वीडियो को बस लास्ट तक देख लेना, ठीक है। देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगर बात करें, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 5 हिंदी गद्य के इतिहास से और 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। जैसे देखो एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं ना सारे बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, और मैं आपको विथ ट्रिक बताऊंगा। देखो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अरे भैया कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको 100 में 95 प्लस दिलाएगा, बस आप लोग थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाओ। और हिंदी में आपको कुछ रटना नहीं होता, बस समझना होता है, जो समझ लो काम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी प्रेशर मत लो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम का नाम सुनकर ना वो बहुत ज्यादा दबाव में चले गए भाई, डिप्रेशन में। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, जिंदगी थोड़ी ना है, पढ़ लेंगे एंजॉय के साथ, नंबर अच्छा आ जाएगा। दूसरा देखो भारत दुर्दशा रचना है किसकी है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, रामकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर दास की। इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे हमारे कमेंट करते हैं सर आप सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स दे दीजिए, वो भी फ्री में। भैया मैं फ्री में कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। आप प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा शुभम लेक्चरर ऐप, ठीक है। मैं उसको फ्री करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। आप लोग बस इस वीडियो को सिर्फ 1000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए, जल्दी जल्दी, जितना लाइक हो सके 1000 लाइक, और 1000 आप लोग कमेंट कर देना कि सर ऐप फ्री कर दीजिए। मैं फ्री कर दूंगा, लेकिन सबका कमेंट आना चाहिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं बहुत जल्दी फ्री कर दूंगा, बस आप लोग सपोर्ट, ये तो दिखे कि हमारे बच्चे जो हैं हमसे प्यार कर रहे हैं। मैं सब कुछ फ्री में दे दूंगा। अब मैं देने वाला हूं बस एक दिन में। देखो अगला तीसरा वाला, सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं।
पता है कि नहीं पता? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवादी युग? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों द्विवेदी युग। अरे सरदार पूर्ण सिंह जी जो है ना, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही आप लोग चीजों को समझो, कैसे क्या करना है। मैंने हिंदी के और भी मैराथन क्लासेस आपको मैंने दिए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, सबका अलग अलग वीडियो भी मैंने बनाया है। आप लोग जाओ देखो। अब समय नहीं है मेरे भाई, खुद को कमरे में बंद करना पड़े तो कर लो, लेकिन जिस दिन निकलेंगे ना, हीरा बन के निकलेंगे। लोग देखें तो कहें देखो वो फार्मा जी का बेटा जा रहा है भाई। अरे मतलब 90% उसका आया, 85% आया ऐसे, ठीक है। नाम बनाओ भाई इतिहास में। चौथा, जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है? बताओ, जीवन और दर्शन इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? आप लोग अच्छे से समझो, मैं बीच में क्वेश्चन भी करूंगा। पूरे 50 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या रामवृक्ष बेनीपुरी? राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल हलवा है भैया, कुछ करना नहीं है। आप सिर्फ देखते चलो वीडियो, सब कुछ ऑटोमेटिक कंप्लीट होता चला जाएगा। हिंदी में न्यूमेरिकल नहीं है कि आपको सॉल्व करना है बैठ के, डेरिवेशन नहीं है कि प्रूफ करना है मेरे भाई, इसमें सिर्फ पढ़ो ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, पांचवा, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद? बच्चों ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये उपन्यास है। बहुत सिंपल सा है, समझ में आ रहा है? अब इससे भैया इजी कोई नहीं बताएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे कर लेता हूं, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सबसे पहला क्वेश्चन है, कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? उसके बाद में बताओ चिदंबरा किसकी रचना है? चिदंबरा, ठीक है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी। और यामा किसकी रचना है? 4 क्वेश्चन मैंने किया है, 4 क्वेश्चन, मतलब आप लोग इनके रचनाकार का नाम बताओ। कल्पलता, चिदंबरा, कामायनी और यामा, सब बहुत इजी हैं। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। नहीं आ रहा है, गूगल से सर्च करके कमेंट कर दिया करो बच्चों, क्योंकि अगर आप गूगल से भी सर्च करते हो ना, आपका माइंड उसका आंसर कैप्चर कर लेगा। जब कभी भी क्वेश्चन देखेगा ना, वो बोल देगा भाई यही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप लोग देखा करो। चलो 6 नंबर, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? हरिवंश पुराण, देवसेन, विमल देव, पुष्पदंत, स्वयंभू? भैया स्वयंभू जी हैं। हरिवंश पुराण के रचनाकार स्वयंभू हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेफिक्र होकर बैठो, क्योंकि मत लेना टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 7 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है भैया? अनघ, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज? भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम जो काव्य संग्रह है ना, भारत भारती को माना जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें समझना क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपसे पूछा कि कामायनी किसकी रचना है। अब आप बताओ, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 9, 12, 15, 17? भैया 15 सर्ग हैं कामायनी महाकाव्य में। 15 सर्ग हैं, टोटल 15 सर्ग, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, इसको आपको बताना है, मैं कई बार बता चुका हूं। 9 नंबर, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? मतलब सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा या स्वर्ण किरण? राइट आंसर होगा बच्चों लोकायतन। मतलब सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना लोकायतन पर उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। चलो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। छायावाद युग की कृति है, बताओ इसमें से कौन सी रचना है छायावादी युग की है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका? भैया कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलो बाकी 3 क्वेश्चन का आंसर देना। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी में आते हैं, मतलब छायावादी युग के कवि हैं।
तो 10 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया, 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो गया। बाकी 50-50 क्वेश्चन करके मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं। यूट्यूब पे जाना, सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, भाई वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, वो वीडियो मिस करने वाला है ही नहीं। चलो भैया आप गद्यांश पे चलेंगे। अब इसमें ट्रिक होता है, देखो गद्यांश को जब समझोगे ना कुछ होता नहीं है। आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कैसे, कुछ ऐसे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है ना कि ये जो पांचों क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ढूंढेंगे, फिर हम विथ ट्रिक आंसर लिखेंगे। बहुत आसानी से बताऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल बेफिक्र होकर देखना। देखो भैया, देखो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा बच्चों, देखो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्या आपने पहचाना कि यह किस पाठ का गद्यांश है? बता सकते हो कि नहीं? अरे भैया देखो, राष्ट्र आया है, यहां पे राष्ट्र आया है, मतलब कई जगह आपको राष्ट्र इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। एक काम करना, आप लोग जितने भी चैप्टर हैं उसके लेखक और उसके कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मान लो आपको भाई यहां पे देखो राष्ट्र आ गया, अब ये तो पता चल गया ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, लेकिन जब तक आपको इसके लेखक का नाम नहीं पता होगा आंसर कैसे दे पाओगे? तो इसके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। चलो देखो, अब ये पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है यहां से यहां तक ना, इसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। भाई कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है, सिर्फ व्याख्या ही करना है। मतलब इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के हम लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा ट्रिक। बाकी जो तीनों क्वेश्चन है, देखो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, ये सब 2-2 नंबर देकर जाएंगे बच्चों। मतलब देखो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन, महत्वपूर्ण स्थान, ये सब कीवर्ड है। अब इस लाइन से रिलेटेड जो वर्ड है ना उसको इसमें ढूंढो। देखो कहीं पे है, देखो कहां पे है भैया, थोड़ा थोड़ा ये देखो, ये राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। सीधा सीधा आंसर दिया है। मतलब जो क्वेश्चन का वर्ड था ना, जो क्वेश्चन के शब्द थे, उसी को आप इसमें ढूंढ लो, जहां कहीं भी मिल जाए भाई उसको लिख दो। बस देखो वही आंसर है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। 2 नंबर फिक्स है। अगला क्वेश्चन देख लो, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो राष्ट्र का लोप यहां पे कीवर्ड है। तो देखो यहां पे हम लोग देखते हैं भैया कब राष्ट्र का लोप समझना, ये देखो यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यही लाइन उठाकर लिख दो, जहां पर भी आपको क्वेश्चन के वर्ड मिल जाए ना वही लाइन आपको उठाकर लिख देनी है, काम खत्म है। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है, तो सौंदर्य और सौरभ, अंतर्निहित, ये सब कीवर्ड है। तो देखो यहां पे ये देखो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। सीधा सीधा आंसर दिया है बच्चों। पाठ का नाम, लेखक का नाम अगर आपको पता है तो ये सब बिल्कुल हलवा है, बहुत आसान है।
ये मैं नहीं बोल रहा, ये गद्यांश बोल रहा है। मैंने अभी दिखाया ना कितना इजी है। चलो भैया, अब इसका आंसर जब लिखना ना, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या पहले डाल देना, फिर राष्ट्र का तीसरा डॉट 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 करके संस्कृति है, मतलब ऐसे लिखना होगा क्योंकि गद्यांश दो दिए रहते हैं, करना एक ही होता है। तो ऐसे लिख देंगे राष्ट्र का डॉट 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 करके संस्कृति है। पहला क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, लेकिन हम संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं, उसमें भी हम वही लिखेंगे। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, इसको ब्लैक पेन से लिख देना। भाई हिंदी की कॉपी कैसे लिखे उसमें मैंने सब बता रखा है, कौन से कलर से क्या लिखना है। 2 नंबर यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखने से 2 नंबर पक्का। चलो बच्चों आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना। देखो, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसकी व्याख्या करनी है। अरे मंत्र नहीं पढ़ना मेरे भाई, बस उसी को थोड़ा चेंज करके लिख देना है अपनी भाषा में, मतलब बहुत आसान है। ये देख लो, दूसरा वाला क्वेश्चन हम करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे। 2 लाइन वहां पे था, हम 3-4 लाइन लिख देंगे, काम खत्म है। देखो, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र के विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। उसी को थोड़ा चेंज करके हमने लिखा है, हम कहीं बाहर से भैया कुरियर से नहीं मंगवाए हैं आंसर, हमने उसी को चेंज करके लिख दिया, नंबर मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? चलो, अरे आप बच्चे नहीं हो भाई, 12th में आ गए हो। कुछ लोग कहेंगे, कुछ स्टूडेंट ना, सर आप मुझे बच्चे क्यों कह रहे हैं, हम तो बड़े हो गए। अरे भैया बड़े हो गए हो क्या? आप अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स से बड़े हो गए, उनसे कभी बड़े नहीं होंगे, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ। तीसरा, अरे मैं टीचर हूं। देखो, तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? आंसर मैंने बताया ही था, वही आंसर आपको यहां पे लिख देना है। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, तो हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। देखो, ये राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब बाकी देखो, हम स्क्रॉल नहीं करेंगे, चलो कर देते हैं भाई, क्वेश्चन देख ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे सर जी क्वेश्चन कहां है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब दोनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वहां पे आंसर दे देंगे। देखो, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, चौथा क्वेश्चन। 5वां है संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। ठीक है, तो अब इन दोनों का आंसर मैं आपको बता देता हूं ताकि बार बार इधर ना आना पड़े। चलो, इसका नोट चाहिए भाई, आप लोग बस हमें सपोर्ट करते रहो, ऐप में फ्री कर दूंगा अभी जल्दी ही। चलो भैया, ये चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। भैया 2 नंबर कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन था 5वां, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो देखो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। 2 नंबर कंप्लीट। ऐसे अगर लिखकर आ गए, देखो 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऐसे लिखकर आ गए ना बच्चों, 10 में 10 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। एक भी नंबर एग्जामिनर काट ही नहीं पाएगा, मैं लिखित दे देता हूं। चलो बच्चों, हो गया। चलो पद्यांश पे चलो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी गद्यांश तो कर लेते हैं लेकिन पद्यांश में हमें प्रॉब्लम होती है। देखो बच्चों, अगर आपको पद्यांश अच्छे से करना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत हिंदी मीनिंग आना चाहिए। मैं बता रहा हूं, 4 चैप्टर आप पढ़ लो। कौन कौन से? देखो, श्रद्धा मनु, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, गीत, ये 3-4 चैप्टर पढ़ लो, इसी से आएंगे ही आएंगे। एक तो आता ही आता है, दोनों हो सकता है इसी से आ जाए। तो देखो, ये पद्यांश हमारा है, पढ़ो ध्यान से। फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन यहां पर भी दिए जाएंगे, 5 का आंसर देंगे। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य हो वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई,
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। मतलब ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है। मतलब जो कैकेयी जी ने श्री राम जी को, हमारे श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, अब वो भरत के साथ और अयोध्यावासी के साथ वो श्री राम जी से मिलने जाती हैं और अपना पश्चाताप करती हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रही हैं कैकेयी जी, निज जन्म जन्म में सुने ये जीव या मेरा, मतलब जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है रघुकुल की उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। लेकिन वहां जो श्री राम जी हैं, जो वहां पे लोग हैं अयोध्यावासी, वो कहते हैं वो माता तो 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि कैकेयी जी भले ही चाहती थी कि पूरा राज जो है भरत को मिले, लेकिन भरत ऐसे नहीं थे, वो चाहते थे हम सब मिल बांट के रहें, मतलब वो चाहते थे श्री राम जी हमारे साथ रहें। फिर देखो, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य हो एक लाल की माई। और श्री राम जी के साथ जो वहां अयोध्यावासी सभा जो बैठी है, वो पागल सी होकर प्रभु के साथ सभा चिल्लाती है, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। कुछ नहीं है मेरे भाई, थोड़ा बहुत हिंदी मीनिंग आप कर सकते हो। क्वेश्चन देख लो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब मैंने बताया ना कैकेयी का अनुताप चैप्टर का ये पद्यांश है, इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो आप चैप्टर का नाम, उसके कवि का नाम याद रखना, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन दोनों लाइनों का व्याख्या करना अभी हम कर देंगे। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है? कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसने महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। पांचवा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। मतलब यहां पर भी श्री राम जी अपनी महानता को दिखाते हैं। इतना बड़ा छल उनके साथ कैकेयी जी ने किया, फिर भी वो बहुत शांत रहते हैं, यही उनकी महत्व है। चौथा, पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। चलो भैया आंसर लिखते हैं। जब आंसर लिखेंगे, निज जन्म ... करके लाल की माई, ऐसे हम लिखेंगे। देखो ये निज जन्म ... करके लाल की माई। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, बट हम एज अ संदर्भ लिख देंगे। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। ये हुआ आपका कवि का नाम, ये हुआ पाठ का नाम, ठीक है, हो गया शीर्षक का नाम। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको 2 लाइनों का व्याख्या करना है। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, इसकी व्याख्या कर देनी है बच्चों। तो चलो भैया, रेखांकित अंश की व्याख्या एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। बच्चों 2 नंबर आपका कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट, वही चीज मैं बोला था आंसर में। चलो चौथा, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी हमारे उनसे क्या कहते हैं? मतलब कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। ठीक है, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। हलवा है मेरे भाई, हलवा। चलो 5वां क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो क्या चिल्लाएगी? देखो ध्यान से,
प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। 2 नंबर कंप्लीट। ऐसे करके आओ, 10 में 10 लेकर आओ, ये मेरी गारंटी है। चलो भैया, ये भी हो गया पद्यांश भी। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय पे, यानी कि जीवन परिचय। आज हम पढ़ेंगे, देखो आपके हिंदी में ये 100% फिक्स टॉपिक है। आप 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, या फिर हरिशंकर प्रसाई जी का पढ़ लो, दोनों में से एक, प्रोजी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर प्रसाई में से एक। भाई 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मैंने सारे लेखक, सारे कवियों का जीवन परिचय एक ही वीडियो में बता रखा है। YouTube पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। चलो भैया, आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा हेडिंग डालना है, जीवन परिचय, फिर मेन हेडिंग साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। आप चाहो तो इसकी जगह पर एक बॉक्स बनाकर संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो, जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा दीक्षा, माता पिता, मृत्यु, बस। देखो जीवन परिचय, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही लिखना। मेन हमारा ये रहता है, साहित्यिक परिचय हमारा मेन है मेरे भाई, कि हिंदी साहित्य में इनका कैसा परिचय है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब ये क्या थे, हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा, आखिर ये क्या थे, कैसी रचनाएं करते थे, ये सब आपको इसमें लिखना है साहित्यिक परिचय में। अगर इनको कोई पुरस्कार मिले हैं वो भी लिख देना, ठीक है। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। बस बच्चों 3 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। 3 नंबर साहित्यिक परिचय का हो गया। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। रचनाएं देख लो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। 2 नंबर ये भी आपको देकर जाएंगी। ऐसे हेडिंग डाल के लिखना, निबंध संग्राम में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। इतना ही लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। नीचे वाला 2 लिखो या ना लिखो, बहुत ज्यादा रचनाएं मत लिखना। आप निबंध संग्रह, आलोचना साहित्य, इतिहास और उपन्यास, बस इतना लिख देना। संपादन और ये लिखने की जरूरत नहीं है। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। बस हो गया, ठीक है। 2 नंबर रचनाओं का आपको मिल जाएगा, यानी कि 5 में 5 लेकर आप आओगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो लेखक का साहित्यिक परिचय भी समझ गए। अब हम पढ़ेंगे कवियों का साहित्यिक परिचय। चलो भैया, कवियों में आज मैंने लिया है ना रामधारी सिंह दिनकर जी को। मतलब मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय पढ़ाया और उसके बाद में कौन थे, महादेवी वर्मा जी का पढ़ा दिया। मतलब सारा मैंने एक वीडियो में तो बता ही रखा है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, कवियों में बहुत फेमस है। देखो ध्यान से, जीवन परिचय पहला हेडिंग हमारा ऐसे रहेगा, एक प्यारा सा, या फिर आप एक बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। मतलब बिहार में एक मुंगेर जिला है, उसमें सिमरिया नामक ग्राम है, वहां पे हुआ था। इनके पिता श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनुरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में ही हुई और इनका स्वर्गवास
24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हो गया। ठीक है, बस इतना लिख देना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। मौका सबको मिलता है बच्चों, लेकिन टॉपर वही बनता है ना जो मेहनत करता है। आप मेहनत करोगे, एक दिन टॉपर बन के आओगे, ये हमारी गारंटी है। मौका तो सबके पास है भाई, आपके पास भी 2 हाथ है, आपके पास भी 2 आंखें हैं, आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी सारे बॉडी पार्ट हैं, फिर भी एक टॉपर जो है टॉप कैसे करता है? कंसिस्टेंसी। आप लोग हो, बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, भाई वो तुरंत उसको देखने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। भाई इससे क्या होगा? और जो टॉपर होते हैं वो इसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, उनके फोन में आप इंस्टाग्राम फेसबुक आपको मिलेगा ही नहीं मेरे भाई। तो आप वही चीज करो जो आपके लिए बेनिफिट हो। साहित्यिक परिचय देखो, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावादी युग में हुआ, मतलब उनकी कविता का जो उद्भव है ना वो छायावादी युग में हुआ, और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी, मतलब इन सब युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर, मतलब वो राष्ट्र के प्रति ज्यादातर रचनाएं करते थे। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों को प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। बस हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद किया है, लेकिन हमारे बुक में थोड़ा अलग है। भाई वो भी आप लिख सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। आपको अगर नहीं याद है तो ये वाला याद कर लो, याद है तो भाई उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत समझो कि ये सर जी बता रहे हैं तो यही लिख दे, या दूसरे से पढ़े वो दूसरा बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, हर बुक में सही ही होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया साहित्यिक परिचय 3 नंबर कंप्लीट। रचनाएं देख लो, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवि श्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति तिलक, हारे को हरनाम। इन सबसे रिलेटेड भैया मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। और बाल साहित्य में धूप, छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, बस 2 नंबर इसका हो गया। मतलब 5 में 5 लेकर आओगे अगर आप ऐसे करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी चलो आगे देखते हैं, आगे चलो बच्चों। नेक्स्ट वाला देखो बहादुर। अब चलते हैं कहानी पे। कहानी में आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। मेरे भाई मैंने आपको पंचलाइट कहानी भी पढ़ा रखा है, बहादुर कहानी भी पढ़ा रखा है, ये 100% फिक्स होता है। देखो आपका जो जीवन परिचय, कहानी है, खंडकाव्य है ना, ये सब 100% फिक्स टॉपिक है। मतलब देखो आप पंचलाइट, बहादुर 2 कहानी पढ़ लो और ध्रुव यात्रा पढ़ लो, 3 कहानी आप पढ़ लो, इसका सारांश और उद्देश्य आपका 5 नंबर फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता। तो आज हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से। और बहादुर कहानी को मैंने अलग से भी बताया था, बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है, लाखों बच्चों ने। तो देखो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। मतलब जो अमरकांत की कहानी है बहादुर ना, इसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ कटु व्यवहार किया जाता है, थोड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है, उसी की ये कहानी है। होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं एक नौकर रखना चाहती है। मतलब निर्मला जी जो हैं वो देखती हैं भाई हमारे रिश्तेदार लोग जो हैं वो नौकर रखे हुए हैं, सारा काम नौकर करते हैं, वो सब बैठ के खाती हैं, तो उनके मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी एक नौकर रखूं। उधर बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। होता क्या है, बहादुर जो है नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है, थोड़ा शरारती होता है, तो उसकी माता जी कभी कभी उसको मारती पीटती हैं। अब वो क्या करता है कि घर छोड़कर ही चला आता है। देखो भाई अगर मम्मी है वो मार रही हैं, बोल रही है ना, तो कोई गलती आपकी होगी,
मम्मी ऐसे नहीं मारेंगी भाई, जिगर का टुकड़ा होते हैं हम अपनी मम्मी के, तो वो ऐसे तो मारेंगी नहीं। तो वो क्या करता है भाई, थोड़ा लड़कपना है ना, लड़का है तो वो घर छोड़कर चला जाता है और निर्मला के यहाँ नौकरी पर रख लिया जाता है, क्योंकि निर्मला नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर को नौकरी की जरूरत होती है क्योंकि वो घर छोड़ के आया है। तो भाई निर्मला और बहादुर जो है, मतलब निर्मला बहादुर को नौकर पर रख लेती है। अब आगे क्या होता है देखो, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब निर्मला और उसका परिवार जो है पहले बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब आसपास के लोग देखते हैं कि नौकर और मालिक में बहुत अच्छी चल रही है, तो कुछ लोग आती है, कुछ जैसे औरतें हैं ना, कुछ औरतों से कहेंगी कि तुम अपने नौकर को बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखे हो, मतलब इससे काम करवाते हो, इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो उसमें भी थोड़ा खटास आ जाता है और धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। अरे बहादुर घर का पूरा काम करता है, उसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट उसके साथ की जाती है। बताओ, बेचारे का घर का कोई है नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। और हद तो तब हो गई ना जब उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया गया और उसे पीटा गया। भाई आप उसे मार पीट रहे थे, बोल रहे थे, कोई बात नहीं थी, लेकिन जो काम उसने नहीं किया है, अगर उसका इल्जाम आप लगाओगे, अभी आपने चोरी ना की हो, कोई आपको चोर बोले, भाई कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो होता क्या है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, निर्मला का घर छोड़कर चला गया। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। अब परिवार के सारे सदस्य जो हैं बहादुर को ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की अब सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अब अगर बहादुर मिल जाए तो भाई अच्छा व्यवहार करेंगे, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहा गया है ना कि समय बीत पुनका पछताने, समय बीत पछताने से कुछ नहीं होगा, अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। बस बहादुर कहानी भी फिनिश हो चुका है। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारा आता है एक खंड काव्य। हमने 45 नंबर कंप्लीट कर लिया। देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 45 नंबर हो गया। 5 नंबर का खंड काव्य आता है। अब खंड काव्य जो होता है ना, वो जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं, यूपी में कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक बिरत, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। 50 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए खंड खा पे चले। तो स्टूडेंट फाइनली आज का वीडियो भी हमारा यहीं पर फिनिश होगा। अरे हम आपको आज खंड का पढ़ाने वाले थे और खंड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।